हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। देखिए, पिछले वाले स्लाइड में 60 तक क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे पिछले वाले वीडियो में। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डोर एंड विंडो। फॉर पेमेंट ऑफ डोर एंड विंडो, डोर और विंडो का पेमेंट किस में होता है? तो वो होता है मीटर स्क्वायर में। वो होता है मीटर स्क्वायर में। देखिए, डोर विंडो के दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछेगा कि जो डोर विंडो है, जो डोर और विंडो है, इस डोर और विंडो की चौखट, डोर और विंडो की जो चौखट है या फ्रेम है, इसका मेजरमेंट किस में होता है? तो इनको मेजर किया जाता है भाई साहब मीटर क्यूब में। इनको मेजर किया जाता है मीटर क्यूब में, जो हमने एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखा था। दूसरा पूछेगा डोर और विंडो, सिर्फ अगर आपको दे डोर और विंडो, डोर और विंडो, इनका मेजरमेंट किस में होता है? तो इनका मेजरमेंट होता है मीटर स्क्वायर में। और तीसरा इनका जो पेमेंट होता है वो भी डोर और विंडो के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका डोर है, ठीक है, डोर इस तरीके का होगा। अब ये डोर किसी का भी है, ये प्लाईवुड का है, किसी का भी डोर हो, तो इसकी जो साइज होगी B/L, इसके हिसाब से आपको पेमेंट होगा BL के हिसाब से। और ये जो BL वाली क्वांटिटी है ये हमेशा मीटर क्यूब में मेजर होगी। इसके अलावा इसका जो फ्रेम है, इसके अलावा इसका जो फ्रेम है, इसका जो फ्रेम होता है चारों तरफ, ये इसका जो फ्रेम होता है चारों तरफ, चाहे डोर हो चाहे विंडो हो, इसका फ्रेम होगा इस तरह से। नीचे तो सिल होता है, यहाँ तो फ्रेम आता नहीं है। तो ये वाला जो फ्रेम होगा पूरे का पूरा, जो चौखट बोल दो इसको, ये वाला जो पोर्शन है, इसका आपको मेजरमेंट किस में लेना होता है? मीटर क्यूब में। तो ये ध्यान रखना, डोर विंडो पूछ रहा है या आपसे फ्रेम या चौखट पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 16 गेज स्टील शीट। तुमने सुना होगा कि ये इतना गेज का है, ये इतना गेज का है, ये इतना गेज का है। तो जो 16 गेज स्टील शीट है विल रफली हैव थिकनेस इक्वल टू। देखिए, जो 16 गेज है, ये जो 16 गेज होता है, ये 16 गेज एक सूत के बराबर होता है। 16 गेज एक सूत के बराबर होता है। और जो एक सूत है, ये एक सूत होता है 1 सेंटीमीटर का 16वां हिस्सा, सॉरी 1 इंच का 16वां हिस्सा। ठीक है, 1 इंच का 16वां हिस्सा। तो 1 इंच का जो 16वां हिस्सा है वो होता है एक सूत, और एक सूत होता है 16 गेज के बराबर। तो 1 इंच में कितने होते हैं? मतलब सेंटीमीटर तो हो जाए 2.5, और ये हो जाएगा 25.4 के आसपास, 25.454 1 इंच में। डिवाइडेड बाय 16 करोगे अगर, तो आपको आंसर मिलेगा लगभग 1.5 के आसपास, 1.5 या 1.56 के आसपास। तो 16 गेज का मतलब कितना हुआ? 1.56 तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1.52, क्योंकि सबसे नज़दीक जो आंसर है ऑप्शन के वो 1.52 है। राइट। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग। एरिया आर मेजर्ड टू द नियरेस्ट ऑफ 0.01 स्क्वायर मीटर, बिल्कुल सही है। क्यूबिक कंटेंट आर मेजर्ड टू द नियरेस्ट ऑफ 0.1 क्यूबिक मीटर, ये सही है क्या? आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। वेट आर मेजर्ड टू द नियरेस्ट ऑफ 0.001 टन। 0.001 टन का मतलब क्या हो गया? 1 किलो। 0.001 का मतलब क्या हो गया? 1 किलो। तो जो वेट का मेजरमेंट होता है हमेशा, वेट का मेजरमेंट नियरेस्ट टू 1 किलोग्राम होता है। जो आपकी मेजरमेंट बुक होती है, मेजरमेंट बुक में अगर किसी चीज़ को आपको बाय वेट शो करना है, तो उसको पॉइंट में शो नहीं करते हैं कि 0.5 किलोग्राम। उसको 1 किलोग्राम शो करोगे, 2 किलोग्राम शो करोगे, 3 किलोग्राम शो करोगे। ठीक है। तो नियरेस्ट टू 1 किलोग्राम होता है वेट, और 1 किलोग्राम का मतलब 0.001 टन, तो ये चीज़ भी सही है, ये चीज़ भी सही है। डायमेंशन आर मेजर नियरेस्ट टू 0.01 मीटर, ये भी सही है। सिर्फ ये गलत है, क्योंकि जो क्यूबिकल कंटेंट होते हैं, मतलब वॉल्यूम, जो क्यूबिकल कंटेंट होते हैं वो भी 0.01 मीटर क्यूब, इतना टॉलरेंस होता है सिर्फ। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, द करेक्ट एरिया मेजर्ड शुड बी नियरेस्ट टू 0.01 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव यूनिट एज स्क्वायर मीटर, किसकी यूनिट स्क्वायर मीटर में नहीं है? डीपीसी स्क्वायर मीटर में होता है, फोमवर्क भी स्क्वायर मीटर में होता है, कंक्रीट जेफरीज, जेफरीज मतलब जाली, ये भी मीटर स्क्वायर में होते हैं, लेकिन आरसीसी का छज्जा ये मीटर क्यूब में होता है। तो your आंसर वुड बी आरसीसी छज्जा। नो डिडक्शन इज मेड वाइल प्लास्टर मेजरमेंट इन केस ऑफ स्मॉल ओपनिंग अप टू कितना 0.5 मीटर स्क्वायर, ये तो कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट्स अबाउट 7850 किलोग्राम, क्योंकि जो डेंसिटी होता है, या यूनिट वेट बोल दो, डेंसिटी बोल दो, डेंसिटी होता है माइल्ड स्टील का कितना 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर तकरीबन 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर। अकॉर्डिंग टू IS कोड 1200, लेंथ रेनफोर्सिंग बार यूज्ड इन रेनफोर्समेंट सीमेंट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट शैल बी मेजर्ड इन, मीटर में होता है। अगर आपको रेनफोर्सिंग बार का मेजरमेंट करना है लेंथ में, क्योंकि हम, अगर तुमको रेनफोर्सिंग बार का लेंथ पता हो और डायमीटर पता हो, तो इससे भी रेनफोर्सिंग बार का वेट कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे तुमको दे रखा है कि इसका लेंथ एल मीटर है, रेनफोर्सिंग बार का एल मीटर लेंथ है, और जो डायमीटर है ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर मान लेते हैं डी है, ये डायमीटर डी है या फाई है। तो अब इस स्टील बार का इस स्टील बार का क्या होगा, वेट कितना होगा? क्योंकि हमको एक चीज़ तो पता है कि स्टील का डेंसिटी इतना है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब अगर स्टील है तो उसका वेट हो जाएगा 7850 किलोग्राम। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, पाई/4 d², पाई/4 d² तो एरिया इंटू एल लंबाई, ये इसका वॉल्यूम हो गया। और अगर इस वॉल्यूम को हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इस वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वेट आ जाएगा। अगर इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये वाली क्वांटिटी किस में आएगी, है, को कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो मीटर क्यूब में इसका आंसर निकाल लो आप वॉल्यूम। और वॉल्यूम को जब डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यूनिट मिल जाएगी, इसका वेट मिल जाएगा किलोग्राम। तो इस तरह से भी मेजरमेंट किया जाता है स्टील का। अगर आपको प्रॉपर नहीं पता हो कि कितना वेट है, तो क्या करता है जो इंजीनियर होता है वो लेंथ मेजर कर लेता है, जो इंजीनियर होता है वो रेनफोर्समेंट की लेंथ मेजर कर लेता है, और उस लेंथ के इस तरह से लेंथ से कैलकुलेशन कर लेता है स्टील के वेट की। तो तुमको पेमेंट होगा, पेमेंट तो हमेशा किस में होगा, पेमेंट तो हमेशा क्विंटल के हिसाब से, किलोग्राम के हिसाब से होगा, लेकिन मेजरमेंट इस तरह से भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली मोर एक्यूरेट एस्टिमेट मेथड फॉर बिल्डिंग, रिलेटिवली मोर एक्यूरेट की बात कर रहा है। सर्विस यूनिट नहीं, स्क्वायर मीटर नहीं, क्यूबिक मीटर नहीं, एलिमेंट बिल मेथड। एलिमेंटल बिल मेथड का मतलब होता है डिटेल्ड एस्टिमेट, एलिमेंटल बिल मेथड का मतलब होता है डिटेल्ड। डिटेल ही सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसका मतलब होता है डिटेल्ड, क्योंकि सारे के सारे जो मटेरियल है उनकी क्वांटिटी और रेट आपको पता होगी इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट, मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट कौन सा होगा, ये भी डिटेल एस्टिमेट होता है। अगर आपके पास डिटेल्ड एस्टिमेट है तो बाकी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर तुम्हारे पास डिटेल्ड एस्टिमेट है तो बाकी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रिलिमिनरी तो आ गया, प्लिंथ एरिया भी आ गया, और कोई दूसरा ऑप्शन होता, जैसे मान लीजिए तुमको रफ एस्टिमेट लिख के दे देता, जैसे तुमको डिटेल्ड एस्टिमेट की जगह पे रफ एस्टिमेट दे देता, तो अब पूछता कि अब इनमें सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा है, तो हो जाता क्यूब रेट एस्टिमेट, तो हो जाता क्यूब रेट एस्टिमेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज एरिया आर नॉट इंक्लूडेड इन द कारपेट एरिया। देखिए कारपेट एरिया की शर्त क्या है, कारपेट एरिया की शर्त क्या है, कारपेट एरिया का मतलब होता है, जो हम कारपेट एरिया बोलते हैं, कारपेट एरिया, इस कारपेट एरिया को यूजेबल एरिया भी बोला जाता है, कारपेट एरिया को यूजेबल एरिया भी बोला जाता है, मतलब जो आपके रहने के यूज आए उसको बोलते हैं कारपेट एरिया, इसको लिवेबल एरिया भी बोलते हैं, इसको लिवेबल एरिया भी बोलते हैं। अब आप कहाँ कहाँ रह सकते हो, बाथरूम में रह सकते हो क्या, नहीं रह सकते, वरांडा में रह सकते हो क्या, नहीं रह सकते,
पैसेज में रह सकते हो क्या, नहीं रह सकते। तो ये वाला जो एरियाज़ हैं ये काउंट नहीं होते हैं जनरली, ये काउंट नहीं होते हैं जनरली। तो एंट्रेंस गेट, ये भी, इसमें भी नहीं रह सकते हम, वरांडा में भी नहीं रह सकते, कॉरिडोर में नहीं रह सकते, पासेज में नहीं रह सकते, डोर्स विंडोज़ की ओपनिंग में भी नहीं रह सकते आप। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शन। ये याद रखना, जरूरी नहीं है कि ऑल ऑफ द ऑप्शन आपको, ये ऑल ऑफ द अबव नहीं है, ऑल ऑफ द ऑप्शंस हैं, मतलब इसके अलावा जो सारे ऑप्शन हैं वो। देखिए एक बार मैं आपको और बता दूं वापस से। सपोज कीजिए कि ये तुम्हारा प्लॉट है, सपोज कीजिए कि ये आपका प्लॉट है, ठीक है। अब इस प्लॉट में आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, इस प्लॉट में आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, कुछ पैसेज बनाए हुए हैं, कुछ बालकनी बनाई हुई है, बहुत सारी चीज़ें आपने बनाई हुई है। ये इसका वॉल है, ये इसकी आउटर वॉल है, इस प्लॉट की आउटर वॉल है। हम मान लेते हैं कि पूरे का पूरा एरिया कवर्ड है, हम मान लेते हैं कि पूरे का पूरा एरिया कवर्ड है। तो जो ये वाली डायमेंशन होगी आउटर टू आउटर, कैपिटल बी इंटू कैपिटल एल, कैपिटल बी इंटू कैपिटल एल। तो कैपिटल बी इंटू कैपिटल एल, ये तो हो जाएगा आपका प्लिंथ एरिया, ये हो जाएगा आपका प्लिंथ एरिया। जो इनर डायमेंशन है, सपोज स्मॉल बी इंटू स्मॉल एल, इनर जो डायमेंशन है मतलब वॉल की डायमेंशन को हटा के, ये हो जाएगा आपका फ्लोर एरिया, ये हो जाएगा आपका फ्लोर एरिया। बाकी फ्लोर एरिया माइनस अनलिवेबल एरिया, फ्लोर एरिया माइनस अनलिवेबल एरिया, ये हो जाएगा आपका कारपेट एरिया, ये हो जाएगा आपका कारपेट एरिया। अब जो अनलिवेबल एरिया है, ये जो अनलिवेबल एरिया है, इस अनलिवेबल एरिया में क्या क्या आ सकता है, इस अनलिवेबल एरिया में क्या क्या आ सकता है। इसमें आपका जैसे मान लीजिए बाथरूम आ गया, इसमें आपका बाथरूम आ गया, ठीक है, किचन आ गया, ठीक है, डोर आ गई, ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए गैलरी आ गई, ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा स्टोर रूम आ गया। तो ये सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम नहीं रह सकते। तो इन जगहों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। मोटे मोटे तौर पे जो रूम्स का एरिया है, मोटे मोटे तौर पे रूम्स का जो एरिया है या हॉल का जो एरिया है वो काउंट किया जाता है कारपेट एरिया में। तो ये जहाँ पे आप नहीं रह सकते उस वाले एरिया को कारपेट एरिया में काउंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर्ड व्हेन द ओरिजिनल सेंक्शनल डिटेल्ड एस्टिमेट एक्सीड 5%। ये तो बताया था मैंने कि अगर ओरिजिनल एस्टिमेट की कोस्ट 5% को एक्सीड कर गया या मटेरियल की कोस्ट 10% को एक्सीड कर गया, तो दोनों कंडीशन में रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल सेंक्शन की। तो ओरिजिनल सेंक्शन एस्टिमेट अगर 5% को एक्सीड कर जाता है तो आपको रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रिपेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है द एक्चुअल कोस्ट ऑफ वर्क नोन कंप्लीशन ऑफ वर्क। एक्चुअल कोस्ट तो आपको तभी पता चलेगा जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ वर्क पे आपको एक्चुअल कोस्ट नहीं पता चलता, बिगिनिंग ऑफ वर्क पे आपको एस्टिमेटेड कोस्ट पता होता है, इसमें आपको एस्टिमेटेड कोस्ट पता होता है। डिटेल्ड एस्टिमेट जब कैलकुलेट किया जाता है तब भी आपको क्या पता होता है, सिर्फ एस्टिमेटेड कोस्ट पता होता है। क्योंकि इस जब डिटेल्ड एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाएगा तो डिटेल्ड एस्टिमेट के प्रिपरेशन में तुम्हारे पास जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है उसकी रेट होगी या उसकी कॉस्ट होगी। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के अलावा बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो कि यहाँ पे लिखे नहीं जाते, उनका आपको कब पता चलेगा, जब आप वर्क कंप्लीट कर चुके होगे तब। और व्हेन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज नोन, नहीं, क्योंकि मटेरियल के अलावा तो और भी बहुत सारे कॉस्ट हैं जो ऐड होती है, लेबर की कॉस्ट है, सुपरविजन की कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो डिटेल एस्टिमेट पे की बात कर रहे थे हम। डिटेल एस्टिमेट में क्या होगा, लेबर की कॉस्ट होगी, मटेरियल की कॉस्ट होगी, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो मेंशन नहीं होते हैं। तो सारे के सारे आएंगे तो टोटल कॉस्ट में ही हो, सारे के सारे एक्चुअल कॉस्ट में ही आएंगे। तो जब कंप्लीशन होगा वर्क का तब आपको पता चलेगा कि उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पर्पज ऑफ एस्टिमेशन, कि एस्टिमेट का पर्पज क्या है। तो ये मैं पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि प्रोबेबल कॉस्ट पता करना, इवेलुएट करना और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी क्या है। क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं, इवेलुएट करना और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का पता करना, ये वैल्यू में आता है, वैल्यूएशन में आता है।
और वैल्यूएशन भी एस्टिमेट का पार्ट है, वैल्यूएशन भी एस्टिमेट का पार्ट है। तो ये सारे के सारे आंसर सही होंगे, ये सारे के सारे पर्पस हैं। नेक्स्ट, द यूजफुल पार्ट ऑफ लिवेबल एरिया क्या कहलाता है? कारपेट एरिया, अभी बताया था मैंने। सुपर बिल्टअप एरिया क्या कहलाता है? सुपर बिल्टअप एरिया कहलाता है समेशन ऑफ बिल्टअप एरिया एंड कॉमन एरिया। समेशन ऑफ बिल्टअप एरिया एंड कॉमन एरिया। बिल्टअप एरिया का मतलब जो कवर्ड एरिया है वो, उसके अलावा जो भी कॉमन एरिया है उसको बोलते हैं सुपर। जैसे आप कोई सोसाइटी में रह रहे हो तो तुम्हारा बिल्टअप एरिया कवर्ड, उसके अलावा जो सबका कॉमन एरिया है उसको जब ऐड कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सुपर बिल्टअप एरिया, उसको बोल देते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। अगला, अकॉर्डिंग टू IS 1200 द मेटल शीट रूफिंग शेल बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर मीटर में। जो मेटल शीट है जैसे स्टील की शीट है या फिर लकड़ी के बोर्ड हैं, स्टील की शीट है या फिर वुड की शीट है, जैसे मान लीजिए ये तो स्टील शीट हो गया, ये स्टील शीट हो गया, या फिर जैसे वुड के बोर्ड हो गए जिनसे गेट वगैरह बनता है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इनको हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, इनको हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। अभी तुम थोड़े दिन वेट करना, मैं जो नोट्स हैं, नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं एस्टिमेट के, और एस्टिमेट्स के नोट्स के साथ में मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा कि किसको किस में मेजर किया जाता है, तो तुमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट है, द एरिया कवर्ड बाय बिल्डिंग इमीडिएटली अबव द प्लिंथ लेवल इज कॉल्ड व्हाट? बिल्टअप एरिया। इज कॉल्ड व्हाट? बिल्टअप एरिया, क्योंकि बिल्टअप एरिया और प्लिंथ एरिया एक ही चीज़ है। अगर बिल्टअप एरिया में से, अगर बिल्टअप एरिया में से माइनस वॉल का एरिया घटा दिया जाए तो उसको बोल देंगे हम फ्लोर एरिया, उसको बोल देंगे फ्लोर एरिया। नेक्स्ट, और एक चीज़ हमने पहले डिस्कस कर ली थी ये तो, कि जो फ्लोर एरिया है, फ्लोर एरिया रेशो, ये फ्लोर एरिया रेशो क्या होता है? बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ प्लॉट, उसको बोलते हैं फ्लोर एरिया। सेटबैक क्या होता है? सेटबैक का मतलब होता है वो डिस्टेंस, जैसे कोई रोड जा रहा है तो उस रोड से ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस जहाँ तक आपका कोई भी मकान नहीं होगा, जैसे रोड का ये वाली लाइन है, यहाँ से नीचे नीचे आपका कोई भी मकान हो सकता है, तो इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं हम सेटबैक डिस्टेंस। जब हम हाईवे पढ़ेंगे कभी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। नेक्स्ट, फाइंड द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग, फाइंड द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग इफ अ बिल्डिंग हैज बिल्ट अप एरिया ऑफ 250 मीटर स्क्वायर विद अ कोर्टयार्ड ऑफ 5 to 6 मीटर। कोर्टयार्ड का मतलब क्या है कि ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस है। तो बिल्टअप एरिया तो कितना है? बिल्टअप एरिया है 250 मीटर स्क्वायर, उसमें से ओपन स्पेस कितना है? 30। तो 250 माइनस 30 इज इक्वल टू 220 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लिंथ एरिया। क्योंकि प्लिंथ एरिया में सिर्फ बिल्टअप कवर्ड एरिया आता है, सिर्फ बिल्टअप कवर्ड एरिया आता है, सिर्फ बिल्टअप एरिया नहीं आता, बिल्टअप कवर्ड एरिया आता है। तो बिल्टअप एरिया में से अगर कवर्ड एरिया है उसको बोलते हैं प्लिंथ। प्राइम कोस्ट इज, नेक्स्ट, प्राइम कोस्ट इज एक्चुअल कोड ऑफ आर्टिकल एट शॉप। प्राइम कोस्ट का मतलब होता है जो एमआरपी होती है वो, और एमआरपी आपको मिलता है शॉप पे, कि शॉप पे कोई चीज़ कितने का मिलेगा वो उसका प्राइम कोस्ट है। प्राइम कोस्ट का मतलब मैक्सिमम प्रोबेबल कोस्ट, मैक्सिमम प्रोबेबल कोस्ट, इसको बोलते हैं प्राइम कोस्ट। नेक्स्ट, कारपेट एरिया मीन्स, कारपेट एरिया का क्या मतलब है? कारपेट एरिया का मतलब क्या है? प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल? नहीं, प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड वॉल क्या कहलाता है? फ्लोर एरिया कहलाता है, फ्लोर एरिया कहलाता है। एरिया अबाउ प्लिंथ लेवल, ये प्लिंथ एरिया कहलाता है, प्लिंथ एरिया। प्लॉट एरिया ऑफ साइट, ये तो प्लॉट का एरिया ही है। तो बचा क्या? टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया। जो टोटल फ्लोर का एरिया है अगर उसमें से सर्कुलेशन एरिया घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेशन एरिया के अलावा और कुछ भी हो सकता था, और और कुछ का मतलब अगर मान लीजिए कोई बड़ा प्लान है, बड़ा कोई मकान है, तो सर्कुलेशन एरिया के अलावा बाथरूम का एरिया, किचन का एरिया, स्टोर का एरिया, वो सब भी माइनस होते हैं। लेकिन इसमें इसने क्या कहा? फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया। जैसे मान लीजिए कोई छोटा स्पेस है, एक कमरा है, तो इसके एक कमरे में कमरे का एरिया माइनस जो डोर का एरिया है उसको घटा दिया जाए तो आपको मिल जाएगा
फ्लोर एरिया, क्योंकि सर्कुलेशन एरिया जो स्टेयर्स हैं वो भी लिवेबल एरिया नहीं है। तो इसमें इनके दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है। द कोस्ट इंक्लूड्स जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट, टैक्सेज, सुपरविजन एंड अदर कोस्ट इज। इसमें रेंट आ गया, ऑफिस एक्सपेंसेस आ गए, सुपरविजन आ गया, इनको बोलते हैं ओवरहेड कोस्ट। इनको बोलते हैं ओवरहेड कोस्ट। ओवरहेड कोस्ट का मतलब इनको वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट भी बोलते हैं, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर स्मॉल ओपनिंग, फॉर स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर फीट इन प्लास्टर एंड पॉइंटिंग, कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाता। इतने के लिए हम किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं करते हैं। ये तो 0.5 स्क्वायर फीट की कह रहा है, हम 0.5 मीटर स्क्वायर तक भी, हम 0.5 मीटर स्क्वायर तक लगभग लगभग 5 फीट के आसपास होता है। तो 5 फीट स्क्वायर के आसपास तक किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं करते, तो ये तो 0.5 स्क्वायर मीटर से कम है, 0.5 स्क्वायर फीट है, इसमें भी हम डिडक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, ब्लैंक स्पेस इज द डिफरेंस बिटवीन टू मेजर्ड वैल्यूज एंड ऑफ द सेम क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए एक कोई क्वांटिटी है, ये कोई लेंथ है, ये लेंथ है सपोज 1000 mm, किसी आदमी ने इसको 999 mm मेजर किया, किसी आदमी ने इसको 1000 मेजर किया, 1000 mm मेजर किया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है डिस्क्रिपेंसी, वो कहलाता है डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, वो कहलाता है डिस्क्रिपेंसी। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द incidental expenses of miscellaneous character which could not be predicted during preparation of estimate is called contingencies। बिल्कुल सही है कि वो खर्चे जो हम कैटेगराइज नहीं कर सकते उन खर्चों को बोलते हैं कंटिजेंसीज। एडिशनल सुपरवाइजिंग स्टाफ एंगेज्ड एट वर्क साइट इज कॉल्ड वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल सही है कि जो एडिशनल आपको आदमी चाहिए उसका जो चार्ज है वो होता है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। जैसे सुपरविजन का काम हो गया, चौकीदारी का काम हो गया, ये सारे के सारे। नेक्स्ट है, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस स्पेसिफाई क्वालिटीज, क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल टू बी यूज फॉर अ पर्टिकुलर आइटम। बिल्कुल सही है क्योंकि डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डी है, द कोस्ट पर यूनिट एट विच द आर्टिकल कैन बी परचेज्ड फ्रॉम द ओपन मार्केट इज कॉल्ड मार्केट रेट। बिल्कुल सही बात है कि मार्केट से आप कोई भी पर यूनिट आइटम खरीदोगे तो उसको क्या बोलोगे, मार्केट रेट बोलोगे। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। द फ्लोर एरिया इंक्लूड्स द एरिया ऑफ बालकनी अप टू, मतलब जो फ्लोर एरिया है उस फ्लोर एरिया में बालकनी का एरिया कितना हो सकता है, मैक्सिमम 50%, मैक्सिमम 50%। अगला क्वेश्चन है, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। द बिल्ट अप कवर्ड एरिया एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया। सही बात है, गलत है कि बिल्ट अप कवर्ड एरिया किसी भी फ्लोर का प्लिंथ एरिया ही होता है, मतलब ये सही है, ये सही है। द यूजेबल कवर्ड एरिया ऑफ द रूम ऑफ एनी स्टोरी बिल्डिंग इज कॉल्ड कारपेट एरिया, ये भी सही है। कारपेट एरिया को यूजेबल एरिया या लिवेबल एरिया बोलते हैं। द कारपेट एरिया ऑफ ए बिल्डिंग along with एरिया ऑफ इट्स किचन, पेंट्री, स्टोर, लेबोरेटरी, बाथरूम एंड ग्लेज वेरेंडा इज कॉल्ड फ्लोर एरिया। ठीक है, अगर हम कारपेट एरिया में ये सारी चीज़ें भी ऐड कर दें, किचन, पेंट्री, स्टोर, लेबोरेटरी, बाथरूम, वरांडा वगैरह, तो ये सारे के सारे कवर्ड एरिया हैं और ये यूजेबल एरिया है, तो आपको मिल जाएगा क्या, फ्लोर एरिया। क्योंकि फ्लोर एरिया में से जब इन चीज़ों को हटा देते हैं जो बेकार की चीज़ें हैं जहाँ पे हम रह नहीं सकते, जो फ्लोर एरिया है, फ्लोर एरिया में से अगर माइनस कर दिया जाए अनयूजेबल एरिया, अनयूजेबल एरिया, तभी तो आपको क्या मिलता है, तभी तो आपको कारपेट एरिया मिलता है, कारपेट एरिया मिलता है। तो अगर कारपेट एरिया में इनको वापस ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, फ्लोर एरिया। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है। द ऑर्डर बुकिंग डायमेंशन इज लेंथ, ब्रेथ, हाइट, LBH, ये सही है, LBH सही है। द वेट ऑफ एन आइटम इज मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट, अभी वेट बताया था मैंने पिछले एक क्वेश्चन में कि 1 किलो के नियरेस्ट हमेशा वेट मेजर किया जाता है। विच वन इज ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉलोइंग आइटम, ये एक्चुअली क्या है, गलत छप गया, विच वन इज नॉट, विच वन इज नॉट ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉलोइंग आइटम। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि रेंट वगैरह है, ये एस्टेब्लिशमेंट चार्ज है, ऑफिस वगैरह के चार्ज हैं, ये सारे के सारे ओवरहेड एक्सपेंडिचर में आते हैं।
वर्कमैन कंपनसेशन इनमें नहीं आता। मान लीजिए आपने किसी को पर्सनली कंपनसेशन दे दिया, पर्सनली कंपनसेशन का मतलब किसी का बन रहा था 500 रुपये, आपने उसको 1000 रुपये दे दिए, तो वो किसी तरीके के एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। नेक्स्ट, जनरली फॉर प्रोविजन ऑफ सुपरविजन, लगभग 5 से 10% पैसा सुपरविजन के लिए रखा जाता है। द लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक पुट बिलो द फाउंडेशन इन केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल इज कॉल्ड सोलिंग। जैसे मान लीजिए आपको छत करनी है, तो छत करने से पहले जब हम इसको भर देंगे तो इसके ऊपर ब्रिक की या फिर स्टोन की सोलिंग की जाती है। इसके ऊपर आप पीसीसी कर देते हो फिर, क्योंकि अगर ये वाला पोर्शन, इसके नीचे वाला पोर्शन अगर सॉफ्ट है, इसके लिए हम सोलिंग करते हैं, इसके लिए हम सोलिंग करते हैं ताकि ये वाला जो सॉफ्ट पोर्शन है वो लोड को ईजिली बियर कर ले, और इस वाले पोर्शन को कहा जाता है सोलिंग। इसी के साथ हमारे 4 या शायद 5 वीडियोस हो गए। इन 5 वीडियोस में जो पहला चैप्टर था, जिसमें इंट्रोडक्शन जिसमें इंट्रोडक्शन था, इसमें मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स था, जिसमें मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स था, और जिसमें टाइप ऑफ एस्टिमेट थे, टाइप ऑफ एस्टिमेट थे, वो यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे अब रेट एनालिसिस। ठीक है, तो चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो ये वाला चैप्टर हमारा पहला कंप्लीट हो चुका है। अब हम रेट एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो से। तो इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।